अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय मंडल प्रभारी माननीय नौशाद अली जी से अनुरोध है कि हम सब लोगों को निर्देशित करें। मैं सबसे पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी को, मानवर काशीराम साहब जी को, छत्रपति शाहू महाराज जी को, भगवान गौतम बुद्ध जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, शिरादे अकीदत पेश करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, हम सबके मसीहा, जिन्होंने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार बनाई, हम सबका मान सम्मान बढ़ाया। आज मानवर काशीराम साहब जी के 90 साल पूरे हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर इस श्रद्धांजलि सभा में तो तुरंत फोटो खींच। हमारे बीच में मंडल के प्रभारी माननीय श्री बड़े भाई B.P. अम्बेडकर साहब, मंडल प्रभारी का जितेंद्र चले गए क्या, माननीय मुकेश कठेरिया साहब, माननीय राम प्रकाश निराला जी, मंडल प्रभारी कानपुर मंडल, माननीय अनिल पाल साहब, मंडल प्रभारी कानपुर मंडल, माननीय रामनारायण निषाद जी, श्रीमती अर्चना निषाद जी, पूर्व मेयर प्रत्याशी महानगर कानपुर, माननीय नरेंद्र कुशवाहा जी जो संचालन भी कर रहे हैं और कानपुर मंडल के प्रभारी हैं, माननीय विजय भास्कर जी, रोशनी ज्यादा, कानपुर मंडल के प्रभारी, माननीय महेंद्र पाल जी, कानपुर मंडल के प्रभारी, माननीय मनोज दोहरे जी, कानपुर मंडल के प्रभारी, प्रबल साक भी आ गए थे, प्रबल साक जी कानपुर मंडल के प्रभारी, माननीय श्री जिला प्रभारी पंकज जगत वाल्मीकि जी, माननीय रमेश कमल जी, माननीय जितेंद्र बौद्ध जी, माननीय डॉक्टर सुरजन सिंह जाटव जी, माननीय दीपक कठेरिया जी, माननीय शैलेंद्र दोहरे जी और जिला अध्यक्ष हमारे सम्मानित कानपुर के माननीय राजकुमार कप्तान जी, देहात के जिला अध्यक्ष माननीय ज्ञानचंद संकवार जी, औरैया जिला अध्यक्ष माननीय कमल गौतम जी, इटावा जिला अध्यक्ष माननीय सुनील जाटव जी, कन्नौज जिला अध्यक्ष माननीय बबलू गौतम जी, महानगर नगर अध्यक्ष माननीय रामशंकर कुरिल जी, माननीय रामाश्रय कुरिल जी, बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने साथी, माननीय ओम प्रकाश प्रजापति जी, सम्मानित साथियों, मैं आपको थोड़ी बात करेंगे क्योंकि आप लोग लंबे समय से इधर बैठे हैं और सब कुछ हमारे साथियों ने आपको बताने का भी काम किया है। आपको ये मालूम है कि बाबा साहेब के निधन के बाद, परिनिर्वाण दिवस के बाद, अगर बहुजन समाज पार्टी का किसी ने कारवा संभाला था
तो परम पूज्य मानव काशी राम साहब जी ने संभाला। और जब मानव काशी राम साहब जी का परिनिर्वाण दिवस हो गया तो हम सबने, आप सबने ये नारा लगाया। पहले तो कहते थे कि बाबा साहब अमर रहे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे। और फिर नारा लगाते थे कि मानव काशी राम साहब अमर रहे, मानव काशी राम साहब अमर रहे। और इसके बाद ये कहते थे कि मानव काशी राम साहब का मिशन अधूरा बहन कुमारी मायावती जी करेंगे पूरा। ताकि उस लक्ष्य और टारगेट के साथ पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको मान्य बहन जी के जन्मदिन का भी मुबारकबाद भी देता हूं और नमन करता हूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानव काशी राम साहब जी ने तो DS4 गांव से DS4 बनाकर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। और इतना ही नहीं, पार्टी बनाने के बाद 1995 में 4.5 महीना की सरकार बनवा दी, 1997 में 6 महीना की सरकार बनवा दी और 2002 में 15 महीना की सरकार बनी। और आप लोग याद करिए, हमारे साथी यहाँ सभी साथी बैठे हुए हैं और ये कानपुर मंडल की क्रीम बैठी हुई है, कानपुर मंडल की क्रीम बैठी हुई है। जितने लोग इधर आए हैं ये कानपुर मंडल के जिम्मेदार साथी हैं। लेकिन जब सरकार बनी और जिनके लिए हम लोगों ने नारा लगाया कि मानव काशी राम साहब का मिशन अधूरा बहन कुमारी मायावती जी करेंगे पूरा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब 1995 में पहली बार हमारे 67 विधायक थे, जब मेरी सरकार बनी, 4.5 महीना की सरकार बनी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान तो लिख दिया था, संविधान में सारी व्यवस्थाएं कर दी थी, लेकिन संविधान को लागू करने वालों की इच्छा शक्ति अच्छी नहीं थी। जब मेरी सरकार बनी, आप सबकी सरकार बनी और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी, आपको मालूम होना चाहिए सरकार तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर चलाई। लेकिन आप याद करिए, ध्यान दीजिए कि जब सरकार बनती है आपको ये मालूम होना चाहिए, पहले ये कह दिया जाता था कि योग्य बच्चे नहीं मिल रहे, नौकरियां निकलती थी और ये कहा जाता था कि पढ़े लिखे योग्य बच्चे समाज में नहीं मिल रहे हैं। लेकिन माननीय बहन जी ने अभियान चलाकर बैकलॉग पूरा किया। आज देश में जितने प्रदेश है आप पूरे सारे प्रदेशों में उठा लो, अभी तक बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है, नहीं है। अब तो आप लोग बैकलॉग भूल जाइए, अब तो वो परिस्थितियां आ रही हैं कि आपके आरक्षण को ही धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। और कैसे खत्म किया जा रहा है कि धीरे धीरे जो काम प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में आपको मालूम होना चाहिए रेलवे चला गया, एयरपोर्ट चला गया और जो सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहे, पॉलिटेक्निक बन रहे, ये जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, वहां पर आपको जो बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी उसमें आपका आरक्षण नहीं है और धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, पहले आपको पट्टा के कागज दिए गए थे, मैं 1995 की बात कर रहा हूं, पहले आपको पट्टे के कागज दिए गए थे लेकिन जमीनें नहीं दी गई थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1995 में जब मेरी सरकार बनती, जो आप लोगों ने नारा लगाया कि बाबा मानव काशी राम साहब का मिशन अधूरा बहन कुमारी मायावती जी करेंगे पूरा, जब मान्य बहन जी गद्दी पर बैठती हैं तो अभियान चलाकर पट्टों पर कब्जे कराए, अभियान चलाकर पट्टों पर कब्जे कराए। इतना ही नहीं, आज आप लोग कहते हैं 5 किलो चावल 10 किलो आटा, 5 किलो चावल 5 किलो आटा मिल रहा है, 5 किलो गेहूं मिल रहा है, लेकिन आप सबकी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो व्यवस्था कर दी थी कि 5 किलो नहीं 10 किलो नहीं
5 बीघा 25 बीघा के पट्टे देने का काम किया था, जिसमें 100 कुंटल 50 कुंटल पैदा करो और लोगों कार्यकर्ताओं को देने का काम करो। मेरा साथियों, कहने का मतलब इतना है कि आपने आज तो तरह तरह की अफवाहें लोग उड़ाते हैं, तरह तरह की चर्चाएं लोग उड़ाते हैं और कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी न कभी खत्म हुई है और न कभी खत्म होगी, क्योंकि ये विचारधारा है, ये अम्बेडकरवादी विचारधारा है। विचारधारा कभी खत्म होने वाली नहीं है। नहीं। और साथियों, इतना ही नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय विषम परिस्थितियों में चुनाव था, विषम परिस्थितियों का चुनाव था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने सीधे सीधे लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखा दी। और इतना ही नहीं, एक तरफा हमारा मुसलमान भाई भी चला गया समाजवादी पार्टी के साथ। जो हमारा अकेला मुसलमान भाई लड़ रहा था, वहां भी एक तरफा चला गया। लेकिन विषम परिस्थितियों में भी जब रिजल्ट आया, लोग क्या कहने लगे कि अरे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो ओबीसी और बड़ा वोट हमको जो मिलने वाला था, उसको लगा कि समाजवादी पार्टी से अच्छी तो भारतीय जनता पार्टी, तो उधर वोट ट्रांसफर हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी 2022 को उठा के देखो, 13% हमको वोट मिला, 13% विषम परिस्थितियों में वोट मिला। और जब आजमगढ़ चुनाव होता है तो 30% वोट हो जाता है। जब नगर पालिका परिषद मेयर का चुनाव होता है तो 18% वोट हो जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी कहां खत्म हो गई? बहुजन समाज पार्टी न कभी खत्म हुई है, न कभी खत्म होगी। और रिजल्ट के बाद मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गया। जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने काम करने के लिए मुझे लगाया, तो वहां मुसलमान भाई कहने लगे कि मैंने पूरी ताकत से वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया है, तब भी ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई। अब अगर हरा सकती है तो बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। और अब ये चर्चा है कि अगर कोई मुकाबला करेगा तो बहुजन समाज पार्टी मुकाबला करेगी। और साथियों, इतना ही नहीं, हमें किसी भ्रम में नहीं रहना है, हमें भ्रम से दूर रहना है। हमारे लोग कहने लगते गठबंधन, 1993 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, 1996 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुआ, 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ। साथियों, आप उठाकर देख लो, हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, उनका वोट हमको नहीं मिलता। अरे अनिल पाल से गठबंधन कर लो, सुरेंद्र कुशवाहा से गठबंधन कर लो, मुसलमान भाइयों से गठबंधन कर लो, ब्राह्मण भाइयों से गठबंधन कर लो, पाल समाज से गठबंधन कर लो, प्रजापति विश्वकर्मा से गठबंधन कर लो। हमें गठबंधन समाज में गठबंधन करना है और समाज में गठबंधन करके ये दिखा देना है। अभी मुकेश कठेरिया को मैं सुन रहा था, ये दिखा देना है कि जिस दिन हम ये गठबंधन कर लेंगे तो कोई दूसरा नहीं जीतेगा, जीतेगा तो बहुजन समाज पार्टी का माननीय सांसद जीतेगा। और जब 3 सांसद वाले, 7 सांसद वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसी आप स्थिति पैदा कर दो देश प्रदेश में। और पहले भी जो आपके 10 सांसद जीते थे, वहां समाजवादी पार्टी का वोट बिल्कुल नहीं था। आप तो पश्चिम में सांसद जीत कर आए, वहां पता कर लो, इनका वोट नहीं था। गठबंधन में मुसलमान तो इकट्ठा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी का उधर वोट नहीं था।
मेरा साथियों आपसे गुजारिश है, क्योंकि मेरा रोजा भी है, मेरा आपसे गुजारिश है कि मुझे लगता डंका बजने वाला है, डंका बजने वाला है। जो पद पर नहीं है, जो पद पर है, मैं लेना चाहता हूं। मेरे भाव से फरकाबाद हुए, ये कानपुर महानगर के हुए, मैं देख रहा हूं तो बाप बेटा दोनों लगे हुए। उनके पिताजी मेहनत करते हैं, उनके बेटा भी मेहनत करते हैं, और वो अपने लिए मेहनत नहीं करते, वो तो सर्विस कर रही है। वो अगर मेहनत करते मिशन मूवमेंट के लिए मेहनत करते हैं, और मिशन मूवमेंट के लिए जब मुझे मेहनत करना है, हमें किसी की बुराई भलाई में नहीं पड़ना है। मुझे ये तय करना है कि अगल बगल के बूथों को हमें जिताकर वोट देना है। अगर अगल बगल के बूथ हम जिताकर वोट दें तो कोई की मां का लाल हमारे सांसद को हराने वाला नहीं। और वोट अमूल्य है, वोट की कोई कीमत नहीं है, वोट की कीमत तोड़िया नहीं है, वोट की कीमत पैसा नहीं है, वोट की कीमत साड़ी नहीं है। वोट एक अमूल्य चीज है। और आपको यह भी मालूम है, एक वोट से प्रधानमंत्री, एक वोट से माननीय सांसद हार जाएंगे, एक वोट से माननीय सांसद जीत जाएंगे। और बाबा साहब ने वो अधिकार दिया है कि चाहे देश का उद्योगपति वोट डालने जाए तो वो भी एक वोट डालेगा, या हमारे खेत में काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, ठिलिया लगाने वाला, वो वोट डालेगा तो एक ही वोट डालेगा, कोई तो वोट नहीं डाल सकता। किसके वोट से जीता है माननीय सांसद, ये मुझे पता नहीं। तो जब वोट अमूल्य है और वोट बढ़ भी रहे, राष्ट्रीय पार्टी को वोटर लिस्टें फ्री मिलती हैं। मैंने तो देखा, एक हमारा जिला अध्यक्ष, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने तो विधानसभा में वोटर लिस्टें नहीं बांटी, जबकि वोटर लिस्टें इसलिए दी जाती हैं कि बूथ पर भेजो, और बूथ पर हमारा जो बूथ अध्यक्ष है वो देख ले, वो देख ले कि हमारे घर में वोट किसके हैं या नहीं है। मैंने भी अखबार में पढ़ा कि चुनाव आयोग 8 दिन पहले भी वोट बढ़ा देगा। और मुझे यह भी मालूम है, आप सबको यह भी मालूम है कि वोट से ही सारी बात बनना है। जब वोट डालने जाओगे, सरकार किसकी है आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी है, तब आपके लिस्ट में आपका वोट नहीं होगा, आप ज्यादा देर उधर खड़े नहीं होंगे और आप लौट आएंगे तो भाई चलो छोड़ो। मेरा आप सबसे गुजारिश है, मेरे सभी जिम्मेदार साथी इधर बैठे हैं, जहां वोटर लिस्ट मुहैया नहीं है, पद तो आते जाते रहते हैं, मैं कभी यहाँ हूं, कभी दूसरी जगह लग सकता हूं, लेकिन काम तो मूवमेंट का है। और जहां काम मूवमेंट का है तो हमें उस काम को पूरा करना है, करना ही नहीं करना है। तो हमें वोटर लिस्ट भी, वोट भी बढ़वाना है, जहां दिक्कतें हैं वोटर लिस्ट देख के वोट भी बढ़वाइए। और साथ ही इसके साथ साथ बीवी अब हमारे 6 जनपदों में भर्ती वालों की संख्या बढ़ाइए। हमारे जो मंडल प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, उधर क्योंकि अब चुनाव सर पे है, बीबीएफ की बैठकें बुलाओ। और साथियों मैं बता देना चाहता हूं, मान्या बहन जी की बहुत बड़ी प्लानिंग है, मान्या बहन जी की बहुत बड़ी प्लानिंग है। मान्या बहन जी का आपने ट्वीट पढ़ा होगा कि दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा, देखा कि नहीं देखा?
दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा, आप लोग हिम्मत और हौसले के साथ, क्योंकि जिसका हौसला अगर पिछड़ जाए तो फिर काम बिगड़ जाता है। हिम्मत और हौसला के साथ हमें लग जाना है। और आज जन्मदिन किनका है? मानवर काशीराम साहब जी का है। असली श्रद्धांजलि जब भी है 15 मार्च की असली श्रद्धांजलि तभी है जब हम अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने पार्लियामेंट मेंबर को जिताकर भेजें। आप तैयार करके चले जाओ। आज सब लोग तैयार कर लो कि आज से ही मिशन मूवमेंट की तरफ लग जाएंगे। आप लोग लगे मेहनत से हैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं है, लगने में कोई कसर नहीं है, लेकिन हमें इतने मेहनत से लगना है कि माउथ प्रचार बढ़ा दो। माउथ प्रचार बढ़ा दो, चाहे पान की दुकान पर हो, चाहे बस अड्डे में हो, चाहे रेलवे स्टेशन में हो। एक ही बात कहिए कि अगर पार्टी अच्छी है तो बहुजन समाज पार्टी अच्छी है। अगर कोई नेता अच्छा है तो बहन कुमारी मायावती जी अच्छी है, और कोई प्रत्याशी अगर अच्छा है तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अच्छा है। हमें ये लक्ष्य और टारगेट के साथ लग जाना है, और जब हम ये लक्ष्य और टारगेट के साथ लग जाएंगे और ये तैयार कर लेंगे कि जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हम देश की गद्दी पर बहन कुमारी मायावती जी को बैठा नहीं देंगे। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये देश सोने की चिड़िया है। जिस दिन देश की गद्दी पर मान्या बहन जी बैठ जाएंगी तो जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है ये तो बहाल होगा ही, और जुडिशरी में भी आरक्षण हो जाएगा। कोई जगह नहीं बचेगी कि जहां आरक्षण हो न जाए। हम लोग अपनी जिंदगी काट चुके हैं। वाकई अगर बच्चों का भविष्य चाहिए, वाकई अगर बच्चों की आप तरक्की चाहिए तो तन और मन और धन से बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करिए। इसके लिए मुझे लग जाना है, और मैं सब आपको मानवर काशीराम साहब जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आप सबको बधाई मुबारकबाद भी देते हुए माननीय भाई मानवर काशीराम साहब के जन्मदिन का, और आप लोगों को बार बार ये कहते हुए कि असली श्रद्धांजलि आपसे देना हमें आपको चालू कर देना है, और अपनी बारी को विराम देते हुए, और सभी जिला अध्यक्ष हमसे बाद में मीटिंग के बाद मिलके जाएंगे, हम थोड़ी बात भी करेंगे। तो साथियों, आप लोग तैयार हैं जी? अब मेरे साथ नारा लगाएंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, परम पूज्य मानवर काशीराम साहब, अमर रहे, अमर रहे। मानवर काशीराम साहब का मिशन अधूरा, मानवर काशीराम साहब का मिशन अधूरा। और साथियों, अगर आपका अखबार न लिखे तो आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक इतना चलाओ कि घर घर आवाज पहुंच जाए। साथियों, इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा,
जी करेंगे पूरा। बीएसपी आई है, बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। बीएसपी आई है, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, कांची राम की नेक कमाई, उन्हें सोती कौम जगाई। कांची राम की नेक सब कमाई, टैक्स बदल दो, ताज बदल दो, टैक्स बदल दो, ताज बदल दो। कैमरा साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले करुणा के सागर, विश्व को इंसानियत और मानवता का संदेश देने वाले बहुत भगवान तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूं। नमन करता हम ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिस महापुरुष का योगदान इस भारत देश में इस शोषित, पीड़ित, वंचित, बेसहारा समाज के लिए मैं समझता हूं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद इस देश में कोई दूसरा ऐसा महान व्यक्ति पैदा हुआ है और वो व्यक्ति थे मानवर कांशीराम साहब, जिनकी आज हम 90वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। साथियों, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर जन्म न लिया होता तो इस देश में बाबा साहब ने अगर संविधान न दिया होता, इस देश में बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिलाने का काम न किया होता, तो आज ये शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीपी अम्बेडकर ऐसे लोग, नौशाद अली साहब ऐसे लोग जो मन से बोलने का काम कर रहे हैं, ये बोलने का अधिकार शायद इस देश में न पहले था और न होता। ये अधिकार अगर इस देश में किसी ने दिलाया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया। उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर के मानवर कांशीराम साहब ने इस देश में काम करना शुरू किया था। जैसा हमारे साथियों ने बताया कि मानवर कांशीराम साहब DRD में, जिसको रक्षा मंत्रालय कहा जाता है, उसमें एक वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। मानवर कांशीराम साहब को वहीं पर काम करने वाले वाल्मीकि समाज के दीना बाना जी ने एक पुस्तक पढ़ने के लिए बाबा साहब की दी थी। जब दीना बाना द्वारा दी गई पुस्तक को मानवर कांशीराम साहब ने पढ़ा और विचार किया तो उन्होंने देखा कि अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस काल में इस देश में अकेले संघर्ष कर रहे थे। कितनी यात्रा, कितनी संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किए, और आज जो कुछ भी हमको नौकरी का अधिकार मिला है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। तो मानवर कांशीराम साहब ने सोचा कि आज मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी करने का अधिकार मुझे मिला है तो केवल और केवल इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत मिला है। इसलिए हमें उनका ऋणी है और उनके ऋण को उतारने का काम अब हमको आपको करना चाहिए। मानवर कांशीराम साहब ने उसी समय संकल्प ले लिया था और नौकरी से रिजाइन दे करके जब बाहर निकले तो इनके घर वालों को जब मालूम हुआ कि मानवर कांशीराम साहब ने नौकरी से रिजाइन दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है, इनके घर वाले परेशान हुए। करे भाई कांशीराम साहब अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, रिजाइन देने की क्या जरूरत थी? हम तो तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार थे, हम चाहते थे कि तुम्हारे सिर पर सेहरा बने, लेकिन तुमने तो नौकरी त्याग दी और एक संकल्प ले लिया कि हम आज के बाद न शादी करेंगे, न अपने घर परिवार वालों से संबंध रखेंगे।
हम चाहते हैं कि आप घर लौट के आ जाए और अपने घर परिवार को बसा लें, लेकिन बाहर मानवर कांशीराम साहब उन्होंने जो संकल्प लिया था वो संकल्प लेकर के हमारे आपके बीच में गांव गांव गली गली कूचे में एक एक घर में जाकर के मिशन का काम करना शुरू कर दिया था। मानवर साहब जब मिशन चला रहे थे तो हमारे आपके बीच में गली गली कूचे कूचे हम लोगों को संदेश देने का काम कर रहे थे, हमें बताने का काम कर रहे थे। क्या मेरे समाज के लोगों, सदियों तक तुमको तुम्हारा उच्च जाति के लोगों ने शोषण किया है, तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें इस देश में न स्वाभिमान मिला है न तुम्हें इस देश में सम्मान मिला है। अगर तुम इस देश में स्वाभिमान और सम्मान चाहते हो तो जागो और उठो और एकजुट होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसमें ईमानदारी के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलो। मैं इस देश में तुम वंचित समाज के लोगों को स्वाभिमान और सम्मान दिला कर रहूंगा। मानवर कांशीराम साहब ने बताया क्या है मेरे समाज के लोगों, है मेरे देश के लोगों, आज जो तुम्हारी दुर्दशा है, आज जो तुम्हारी ये दशा है वो तुम्हारे कारण है। तुमने अपने अधिकार को नहीं समझा, तुमने अपने महापुरुषों से प्रेरणा नहीं ली। जिस दिन तुम अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेना शुरू कर दोगे उस दिन जागरूक हो जाओगे। मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा ली है, इसीलिए मैं आज आपके बीच में आने का काम कर रहा हूँ, तुम्हें जगाने का काम कर रहा हूँ। हमारे समाज को जगाने का काम जब मानवर कांशीराम साहब कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि उठो जागो बहुजनो, उठो जागो बहुजनो, अब समय लड़ने का आया है, उठो जागो बहुजनो, अब समय लड़ने का आया है, करो कुछ क्रांतिकारी काम। ऐसा वक्त आया है, अब ऐसा वक्त आया है। बिना क्रांति के हर किसी ने कभी कुछ हो पाया है और क्रांतिकारियों ने ही इन बेईमानों को नीचे झुकाया है, इन बेईमानों को नीचे झुकाया। ये मानवर कांशीराम साहब हमारे बीच में आकर के हमें आपको संदेश देने का काम करते हैं। क्या कारण था कि मानवर कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी? आप सोचें क्या मानवर कांशीराम से पहले इस देश में राजनीतिक पार्टियां नहीं थी? कांग्रेस पार्टी थी, जनसंघ पार्टी थी, सोशल समाजवादी पार्टी, जाने कितनी राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन मानवर कांशीराम साहब को कब बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी? जब मानवर कांशीराम साहब ने देखा नौकरी छोड़ने के बाद बाम सेल बनाई और बाम सेल के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के बीच में जाकर के उनको बताने का काम किया कि मेरी समाज के लोगों, ये मेरे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों, ये आपका समाज गरीब समाज है, आप इनको अपने धन और तन दे करके इसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और इस देश के वाम सेठ के लोगों ने जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे वो मानवर कांशीराम साहब के साथ तन बंधन से लग गए और पैसा दे करके उनके कारवां को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। जब मानवर कांशीराम साहब ने देखा कि हमारे समाज के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हमारा चलने का काम कर रहे हैं, तब मानवर